अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। तो 11th वालों, फाइनली हम हाफ सिलेबस कंप्लीट करके अब चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं। इसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होगा क्या? ऑफ कोर्स एक लेक्चर में नहीं खत्म होगा, आपको अगले 10-15 लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये टॉपिक का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बच्चों, इसमें कुछ रट्टा करना नहीं है, कुछ याद रखना नहीं है, बस जो भी है वो कंसेप्चुअल है। ठीक है, एक बार अगर कंसेप्ट दिमाग में घुस गई तो ये टॉपिक यू विल फॉल इन लव विद दिस टॉपिक। ओके, बहुत मजा आएगा। अब अगर बात करें BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नॉर्मली आई यूज इट एज अ BRS नाम यूज करूंगा मैं इसके लिए। बैंक एवरीवन नोज, जहां पे आपका नहीं, आप तो अभी माइनर हो ना, तो शायद आपका होगा या नहीं, माइनर का भी अकाउंट होता है, लेकिन आपका हो ना हो, आपके पेरेंट्स का डेफिनेटली वहां पे अकाउंट होगा। आपके पेरेंट्स अगर आप जॉब कर रहे होगे तो डेफिनेटली उनका सेविंग अकाउंट होगा, और अगर वो बिजनेस कर रहे हो तो मे बी सेविंग अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी होगा उनके बिजनेस का। ठीक है, तो ये अकाउंट से सर बैंक में जाते हैं। बैंक में सर इतना हमें तो पता है कि बैंक मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और पैसे सेफ होते हैं सर। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि शांति की नींद लगती है सर। एकदम कोई टेंशन नहीं सर, हमारे पैसे सेफ है। दिमाग में कभी सोते टाइम ये नहीं होता कि यार 10 लाख रुपए चोरी हो जाएंगे, चोरी भी हो गए, बैंक तो भी हमारे पैसे मिलने वाले, सो वी आर रिलैक्स्ड। और हमने हमारे पैसे डिपॉजिट कर दिए बैंक में, जिसमें हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है अच्छा खासा। तो दोनों चीज़ें हो रही है, सेफ्टी भी मिल रही है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो दोनों हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो हमने किसी ना किसी अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। इस चैप्टर में बेसिकली आप अपना फोकस पूरा करंट अकाउंट पे रहेगा। ठीक है, सेविंग अकाउंट कंसेप्ट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पूरा फोकस सिर्फ करंट अकाउंट पे रहेगा। करंट अकाउंट का मतलब क्या? बिजनेस का अकाउंट। मैंने अगर मेरा अकाउंट ओपन किया एज अ कुणाल कटारिया तो वो रहेगा सेविंग अकाउंट, और मैंने ओपन किया अकाउंट के कॉमर्स एकेडमी के नाम से, मतलब क्लास के नाम से, तो वो होगा करंट अकाउंट। समझ रहे हो? ओके, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS इस टॉपिक में रहेगा क्या? करंट अकाउंट होता क्या है बच्चों की, बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि एक होता है पासबुक और एक होता है कैश बुक। मतलब ये कभी कभी नहीं है, तो हमेशा होता है। पासबुक बच्चों बैंक के पास होता है। नहीं नहीं सर, सर आप फेंक रहे हो सर, मतलब 11th में हम कुछ भी सुन लेंगे क्या सर? नहीं सर, ऐसा एडे में मत निकालो सर। ये देखो हमारे यहाँ पे एक कबर्ड है सर, हमारा एक कबर्ड, मतलब जो कबर्ड है ओपन करने के बाद ड्रॉअर में पासबुक रखा हुआ है सर पापा का। आप कैसे बोल रहे हो बैंक के पास होता है? नहीं नहीं सर, वो तो हमारे पास ही होता है हमेशा। अरे यस स्टूडेंट्स, वो होता हमारे पास है फिजिकली, लेकिन उसमें जो एंट्रीज की जाती है वो बैंक करता है। ओके, बिलीव ना हो तो आपके पास जो भी पासबुक है ओपन करके देख लो, घर वालों को बताओ, आज पूछो लेक्चर के बाद मुझे पासबुक देखना है, तो पासबुक में आप देखोगे तो वहाँ पे प्रिंट किया रहेगा, जब कंप्यूटर प्रिंटेड रहेगा सब कुछ, और उसमें एंट्रीज दी हुई है, डेबिट क्रेडिट, जो जर्नल का फॉर्मेट हम सीखे हुए हैं वैसे ही वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आपको मिलेगा। ओके, जस्ट एज अ यस स्टूडेंट, एग्जैक्टली डेट पर्टिकुलर्स, मतलब जर्नल का ही फॉर्मेट होता है एज गुड एज। ओके, लास्ट में कुछ रिमार्क वाला कॉलम होता है, वो एडिशनल होता है, और शायद JF LF ऐसा कॉलम नहीं होता। ठीक है, तो जो भी रहेगा एज गुड एज समझ लो जर्नल ही है, लेकिन उसमें एंट्री कर रहा है बैंक। पासबुक अपडेट करवाना बोलते हैं उसको, मतलब पापा ने मुझे भेजा था सर जा और बैंक में पासबुक अपडेट करवा के ला। तो मैंने क्या किया सर, पापा ने मुझे बोला, मैं बैंक में गया और उनको बताया पासबुक अपडेट करना है, तो वहाँ पे जो पर्सन था उसने अकाउंट नंबर वगैरह डाल दिया और मशीन में डाल दिया, मशीन में से प्रिंट होके आ गया ऑटोमेटिकली। राइट, इसे बोलते हैं पासबुक अपडेट करना। तो अपडेट किया मतलब आज तक जो एंट्रीज पेंडिंग थी, फॉर एग्जांपल इसके पहले 6 महीने पहले मैं पासबुक लेकर बैंक में गया था, आज गया तो 6 महीने की एंट्रीज उसमें लिखना मतलब प्रिंट करना बाकी है, तो मशीन ने प्रिंट करके दे दिया। ये हो गई पासबुक की एंट्री। ओके, और साथ में एक पासबुक जैसा एक डॉक्यूमेंट होता है, उसे बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट।
यस ओके। देखो बच्चों, अब सवाल ये है स्टूडेंट्स का, वेरी नाइस क्वेश्चन। सर अगर ट्रांजैक्शन हुआ था, आप बोल रहे हो कि 6 महीने के बाद आप आज गए और एंट्री सब प्रिंट करवा के लाए, तो सर 6 महीने में आपके ट्रांजैक्शन तो हुए होंगे कुछ ना कुछ, राइट? इसलिए तो प्रिंट करवाया ना। तो सर ऐसा कैसे हुआ, ट्रांजैक्शन हो गया लेकिन प्रिंट नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बच्चों, आज के डेट में आपको पता ही है, आप यूज भी कर सकते हो फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, यूपीआई करते होगे, गूगल पे यूज करते होगे ना कुछ ना कुछ। यस यस, आप यूज करते हो। यस, तो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके पापा ने आपके फोन पे इंस्टॉल करके दे दिया, छोटे मोटे खर्चे के लिए वापस वापस कौन पैसे देगा भाई, ये ले फोन पे, इस पे से खर्चा कर। अपने को तो उतना ही चाहिए, लॉटरी लग गई भाई, पापा ने फोन पे दे दिया बोले तो विषय गंभीर है एकदम। तो मैं गया जूस पीने, जूस वगैरह पी लिया, और उसके बाद उसको बोला पेमेंट करना है, पेमेंट करो। मतलब मैंने बोला भाई कैश तो नहीं है, सो ही सेड आपके पास फोन पे है? अरे है ना भाई, वो क्या क्यूआर कोड लगा हुआ है, स्कैन कर ले। तुरंत मैंने मोबाइल लिया, जस्ट वहाँ पे मोबाइल ये स्कैन स्कैन होता है ना बच्चों, ये ऐसा, मतलब यहाँ पे तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको क्योंकि स्कैन कोड नहीं है, सामने अगर बार कोड रहेगा तो स्कैन हो जाएगा, इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगा, डन। तो आपने 100 रुपीज़ पे कर दिए, आप और आपका मतलब 2-3 जूस पिए जो भी था, 100 रुपीज़ पेड कर दिए, डन, ट्रांजैक्शन हो गया। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या इमीडिएटली आप जूस पीने के बाद बैंक में जाओगे, ये लो पासबुक अपडेट करवा के दो? अरे नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं। ट्रांजैक्शन तो डे टू डे लाइफ में बहुत बार होते हैं। हमने सर टीवी का रिचार्ज किया, कल ही टीवी का रिचार्ज किया सर, 3 महीने का रिचार्ज किया जिसमें हमें 600 रुपीज़ लग गए, 600 रुपीज़ का रिचार्ज कर दिया, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग जो भी था पे कर दिया, डन, ट्रांजैक्शन तो हो गया। बैंक थोड़ी ना हमें को स्टॉप करेंगे, नहीं नहीं पहले पासबुक लेके आओ, बैंक ट्रांजैक्शन इमीडिएटली कर देता है। लेकिन जब हम जाएंगे तब जाके प्रिंट होगा। इवन सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के लिए नहीं, वो तो अभी अभी आया कुछ सालों पहले, और आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको कुछ नया नहीं लगता, क्योंकि आप इस ट्रेंड में हो, 2020 में हो, आज के डेट में आप खुद ये यूज करते हो, तो इसलिए आपको कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं लगता। 5 साल पहले अगर मैं सिखा रहा था तो अब बच्चों को अरे बाप रे इंटरनेट बैंकिंग भी होता है, फोन से भी पैसे ट्रांसफर करते थे, क्या बात कर रहे सर, हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, और ये 24/7 होता है ऐसा, मतलब उनके लिए क्वेश्चन मार्क होता था, अरे बाप रे ऐसा भी होता है, ये तो मैजिक है। लेकिन आज के डेट में मैजिक नहीं है, लॉजिक हो चुका है, क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, सब कुछ पता है। ये तो इंटरनेट बैंकिंग की बात हो गई, और मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, चेक चेक पेमेंट का। ये तो पहले से था, ये तो कुछ 2-3 साल पहले नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। तो चेक पेमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि स्टूडेंट्स यू हैव टू सब क्लियर द फीस इफ यू वांट टू अटेंड नेक्स्ट लेक्चर, तो आपने पापा को बोला कैसा ऐसा है सर, पापा सर ने 25,000 रुपीज़ मंगवाए हैं फीस, यस। तो यो पापा सेड ठीक है भाई, मेरे पास कैश तो नहीं है, ऐसा कर ये चेक दे के आ। तो चेक पे साइन करके आपके पास दे दिया, सर को दे देना, 25,000 रुपये का चेक है, राइट। तो इससे होगा क्या, ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होगा, आपके पापा का अकाउंट है फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है, और मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में। तो जैसे आपने मुझे चेक दे दिया, मैं मेरे बैंक में जाऊंगा, मेरी बैंक मतलब HDFC में जाऊंगा, KK कॉमर्स एकेडमी का मेरा अकाउंट है, वहां पे मैंने डाल दिया अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ, और वो चेक उसको अटैच कर दिया, और वो उनके पास देके आया। उसके बाद क्या होगा, चेक क्लियर होगा। अब चेक क्लियर होना मतलब क्या, और इसमें नॉर्मली 2-3 दिन लगते थे, अभी 1 दिन में भी ट्रांजैक्शन हो जाता है, डिपेंड्स। तो मैक्सिमम पकड़ के चलो 3-4 दिन लग जाते हैं चेक क्लियर होने में, इस टॉपिक के लिए तो भी एज्यूम करके चलो, अदरवाइज ये टॉपिक आपको कंप्लीट नहीं समझेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट फिलहाल 28 दिसंबर, ओके, एज्यूम कर लो 28 दिसंबर आपने मुझे चेक दिया, 28 दिसंबर को आपने मुझे चेक दिया। लेकिन हुआ ऐसा बच्चों कि उसके बाद सैटरडे संडे आया, या फिर मुझे बैंक में जाना पॉसिबल नहीं हुआ, मैं गया 5 जनवरी को, 5 जनवरी को जाके मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया। ये तो मेरा काम हुआ, लेकिन उसके बाद क्लियरिंग के लिए और 3 दिन लगे, और 8 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आए, राइट। अब हुआ ऐसा कि फॉर एग्जांपल आपके पापा के अकाउंट में 1 लाख रुपए थे चेक देने के पहले, सही बात। तो
31 दिसंबर को कैलकुलेशन किया उन्होंने, तो उनके हिसाब से 75,000 बैलेंस है। कैसे? 1 लाख थे और 25,000 का चेक दे दिया सर को, तो हमारे पास 75,000 होने चाहिए। लेकिन जब पासबुक प्रिंट करवा के लाया तब तो पता चला अरे इसमें तो पूरे 1 लाख रुपए, 75,000 है ही नहीं। अच्छी बात है भाई, हमें तो ज़्यादा बैलेंस चाहिए। अरे लेकिन ज़्यादा बैलेंस चाहिए मतलब चेक तो क्लियर हुआ ही नहीं ना, सर को हमने जो चेक दिया था वो पेमेंट क्लियर हुआ ही नहीं। तो आप जो बुक मेंटेन कर रहे हो, देखो बच्चों, हर एक पर्सन कोई ना कोई एक डायरी मेंटेन रखता है, कुछ ना कुछ तो हिसाब मेंटेन रखता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक कोई कॉमर्स स्टूडेंट होता है या फिर हर पर्सन कैश बुक मेंटेन रखता है, लेकिन रिकॉर्डिंग का कुछ ना कुछ तरीका होता है। मतलब कोई नोटबुक में लिख के रखेगा, कोई डायरी करेगा, कोई ऑनलाइन मोबाइल में सर एप्लीकेशन आते हैं, सर आजकल मोबाइल में एप्लीकेशन से उसमें लिख के रखते हैं कि क्या खर्चा किया, किसको दिया, किससे आया। तो कहीं ना कहीं आपने नोट डाउन करके रखा आपके याद रहने के लिए। लॉन्ग टर्म में आप भूल जाते हो, शॉर्ट टर्म में याद रहता है, लॉन्ग टर्म में 2-5 साल के बाद भूल जाओगे ये 25,000 किसके थे, वो हिसाब से आप लिख के रखते हो। ओके, तो आपके हिसाब से 31 दिसंबर का बैलेंस आ रहा है 75,000, लेकिन बैंक के हिसाब से बैलेंस आ रहा है 1 लाख। तो इसमें से गलत कौन है? कोई भी नहीं। यू कैंट से कि बैंक गलत है, क्योंकि मैं बैंक तक पहुंचा ही नहीं, तो बैंक की गलती क्या है? मैं बैंक में 5 जनवरी को गया, उसी के बाद बैंक क्लियर करेगा ना चेक, तो गलती बैंक की भी नहीं है। तो मैंने आप बोला आपकी गलती, आपने कैसे चेक माइनस कर दिया 25,000? अरे गलती तो आपकी भी नहीं है। आपने अगर चेक पेमेंट किया तो डेफिनेटली आप बैलेंस, तो डेफिनेटली आपके बैलेंस से डिडक्ट कर दोगे। 25,000 रुपये का चेक दिया, तो इसे बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। इट इज नॉट एक्चुअली अ मिस्टेक, इसको मिस्टेक बोलना भी थोड़ा गलत रहेगा। ये बैलेंस मिसमैच हो रहा है, आपके हिसाब से बैलेंस 75 और बैलेंस बैंक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से 1 लाख। ये जो मिसमैच हो रहा है, ये जो बैलेंस है, ये मिस्टेक क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। जस्ट आप भी राइट और बैंक भी राइट। ये टाइमिंग डिफरेंस सॉल्व करके एक लेवल पे पहुंचना है। ये इनका जो झगड़ा है, पासबुक का और कैशबुक का झगड़ा सॉल्व करना है, और इसे ही बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन भूल जाओ बीच वाला, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि जिसमें जैसे पासबुक होता है ना बच्चों, नॉर्मली पासबुक ये सेविंग अकाउंट के लिए होता है, जिसमें सब एंट्रीज लिखे होते हैं, आपके कितने पैसे आए, कितने पैसे गए बैंक से। ठीक है, वैसे ही अगर आपका करंट अकाउंट होगा तो नॉर्मली करंट अकाउंट के लिए पासबुक नहीं मिलता, बैंक स्टेटमेंट मिलता है। कैसा होता है वो मैं आपको फ्यूचर लेक्चर्स में सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, बट नॉर्मली वो प्रिंटर से निकली हुई बड़ी वाला पेज होता है प्रिंट, और वो ऐसे होते हैं ना, होल्स होते हैं, देखो कॉर्नर में होल, बहुत सारे होल 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 होल, एक फॉर्मेट होता है वो प्रिंटर से निकलते हैं। ठीक है, तो सेपरेट पेज होते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट होता है। पासबुक पे प्रिंट किया वो सेविंग अकाउंट के लिए होता है। तो यस डेफिनेटली मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, पासबुक भी दिखाऊंगा फ्यूचर लेक्चर्स में। अभी सिर्फ ध्यान दो, एक एक डॉक्यूमेंट हम स्टडी करने वाले हैं। मतलब ये टॉपिक सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बच्चों, प्रैक्टिकल भी है। इवन आप ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगर आप चाहो कि मुझे खुद बैंक में जाना है, पैसे विड्रॉ करना है, पैसे डिपॉजिट करना है, तो कैसे किया जाए वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पूरा प्रैक्टिकल वहाँ पे नहीं दिया है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टीच यू प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। ओके, मैं मेरे अकाउंट के डिटेल्स के साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कैसे रियल लाइफ में करना है। डोंट वरी अबाउट इट। नाउ बीआरएस में बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक जो प्रिंट करता है, और बीच में रिकंसिलिएशन का मतलब है झगड़ा सॉल्व करना। तो झगड़ा है किसका? बैंक बुक और कैश बुक। कैश बुक मतलब हम मेंटेन करते हैं, जिसमें हम लिख के रखते हैं पैसे कितने आए, पैसे कितने गए। कैश बुक अभी हमने देखा ना चैप्टर नंबर 5 में, सब्सिडरी बुक में हम खुद उसमें लिख के रखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। और पासबुक मतलब जिसमें बैंक एंट्री करते। तो इसका डिफरेंस सॉल्व करने का काम हम बीआरएस में करेंगे। ओके, अब बीआरएस में मतलब ये जो डिफरेंस आता है, बहुत रीजन से बच्चों अलग अलग, जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। बहुत अलग अलग रीजन से, इसकी वजह से बेसिकली डिफरेंस आ जाता है पासबुक में और कैश बुक में। ठीक है, अब वो क्या है देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर में उन्होंने क्या दिया है, थोड़ा सा थेरी पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों समझ लो कि फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स सिर्फ इसी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, थेरी के लिए। ठीक है, लेकिन एक बार आप थेरी अगर अच्छे से समझ जाओ तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल बहुत ईजी जाएगा, मक्खन हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो बीआरएस चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक का 178। तो इसमें क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। स्टेप बाय स्टेप होले होले सब कुछ देखेंगे, थेरी हो या प्रैक्टिकल, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले बच्चों। वी वांट कंप्लीट 100% मार्क्स अकाउंट्स। ओके,
नाउ इंट्रोडक्शन देखो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब ऑल द बेसिक फैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, टू whom द अमाउंट वॉज पेड। तो अकाउंटिंग के डॉक्यूमेंट से हमें समझ जाता है कि हमने कितने पैसे पेड, द पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हम जो कुछ डॉक्यूमेंट लिखेंगे जिस पे लिख के रखेंगे हमने किसको पेड किया, क्यों पेड किया, क्या पर्पज था, सब कुछ लिखा रहेगा। दिस इज इसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग के लिए वो ज़रूरी भी है। ओके, तो बैंक और कैश बुक कैसे कैसे रहेगा मैं आपको टाइम टू टाइम बता ही रहा हूँ। अब देखते हैं पहले बैंक के डॉक्यूमेंट्स। बैंक में कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? सर वही होता है ना सर, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ता है सर अकाउंट खोलने के लिए। अरे नहीं नहीं, वो नहीं बता रहा मैं आपको, अकाउंट ओपनिंग वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं, बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो लेट्स सी, फर्स्ट इज पे इन स्लिप। नाम ही क्या है, पे मतलब पे करो, इन मतलब हम अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं बच्चों, सिंपल चीज, पे इन स्लिप। ओके, स्लिप मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है जिसपे वो लिखा जाता है सब कुछ। तो मीनिंग देखो, पे इन स्लिप इज ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट स्लिप, या फिर डिपॉजिट रिसिप्ट भी बोल सकते हैं आप उसे। ओके, तो सिंपल, अगर आपको आपके पेरेंट्स ने भेज दिया ये ले 10,000 और अकाउंट में जमा करके आ बैंक में, तो आपको वहां पे जाने के बाद सबसे पहले पूछना पड़ेगा पे इन स्लिप कहाँ पे है। ओके, तो देखो, दिस स्लिप इज फील्ड व्हेन द अकाउंट होल्डर डिपॉजिट चेक और कैश इनटू हिज बैंक अकाउंट। तो जब भी आप कैश या चेक डिपॉजिट करना चाहोगे आपके खुद के अकाउंट में, तो आपको लगेगा पे इन स्लिप। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड, अकाउंट होल्डर गिव्स हिज अकाउंट नंबर, मतलब वो स्लिप पे क्या क्या लिखा जाएगा, अकाउंट नंबर रहेगा, डेट ऑफ डिपॉजिट, और उसके बाद कैश डिपॉजिट जो है तो उसके डिटेल्स। अगर कैश डिपॉजिट किया तो उसमें 2000 की कितनी नोट्स है, 500 की कितनी है, 200, 100, 50, 10, 20 जो भी है, कौन से करेंसी की कितनी नोट्स है, कॉइन्स कितने हैं, सब कुछ डिटेल में लिखना पड़ता है। Similarly, when a check is deposited, detail of check, account number, name of drawee bank, etc. are filled। अगर आप चेक फिल कर रहे हो, मतलब आपने मुझे फीस का चेक दिया और मैं गया बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, तो मुझे वो पे इन स्लिप ही लेना पड़ेगा। पे इन स्लिप पे अभी कैश तो है नहीं ना कि नोटा लिखे कि 1000 की कितनी, सॉरी 1000 तो बंद हो गई, 500 की कितनी, 200 की कितनी वो लिखे, तो कैश तो है नहीं, तो मुझे लिखना पड़ेगा ड्रॉवी बैंक, मतलब आपकी बैंक के डिटेल्स, आपका नाम, आपकी बैंक कौन सी है, पंजाब नेशनल बैंक। सो पंजाब नेशनल बैंक नासिक ब्रांच, और डिटेल्स आपके ब्रांच, मतलब चेक के डिटेल, चेक नंबर वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा। नाउ पे इन स्लिप इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पे इन स्लिप के 2 पार्ट होते हैं बच्चों। द राइट हैंड साइड इज केप्ट विद द बैंक फॉर देयर रिकॉर्ड, एंड लेफ्ट हैंड साइड नोन एज काउंटर फॉइल इज ड्यूली स्टैम्प्ड, साइंड एंड डेटेड बाय अ रिसीविंग क्लर्क। तो वो जो स्लिप होती है, मैं आपको स्लिप का फोटो भी दिखा रहा हूँ, ये देखो बच्चों, पे इन स्लिप ऐसी होती है, ठीक है। पे इन स्लिप यहाँ पे ऐसी लाइन होती है, ऑब्वियसली ऐसी कलरफुल लाइन नहीं रहेगी, के बाद ओके, आप समझ गए होगे अभी मेरे ड्रॉ करने के हिसाब से कि ये जो स्लिप होती है, पे इन स्लिप, इसमें ऐसे डॉटेड लाइंस होते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइंस, और डॉटेड लाइन से 2 पार्ट डिवाइड हो गए, ठीक है, ध्यान दो, ये वाला राइट साइड स्लिप वाला, ठीक है, ये वाला लेफ्ट वाला साइड। तो ये जो राइट वाला साइड है ना, ये बैंक खुद के पास रख लेती है, ठीक है, और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, इसे काउंटर फॉइल भी बोलते हैं। काउंटर फॉइल ये कस्टमर के पास दी जाती है, स्टैम्प करके, स्टैम्प और साइन करके हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना, हमने कैश वगैरह फिलअप किया है ऐसा, तो यही यहाँ पे दिया है, दिस इज रिटर्न बैक टू अकाउंट होल्डर विच सर्व एज एक्नॉलेजमेंट। वो हमारे लिए एक्नॉलेजमेंट एक प्रूफ होगा, अगर कभी बैंक में बैलेंस नहीं आया तो हमारे पास प्रूफ रहेगा, देखो भाई रिसिप्ट है, स्टैम्प है मेरे पास, मैंने पैसे जमा किए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी देखो, फैसिलिटेट द अकाउंट होल्डर टू डिपॉजिट कैश और चेक टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। पे इन स्लिप का क्या फायदा है, अगर कैश हमें डिपॉजिट करना है या फिर चेक, तो हम वो इजीली कर सकते हैं। आगे, एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पे इन स्लिप।
बच्चों मैंने अगर कैश डिपॉजिट किया तो मुझे डेफिनेटली एंट्री, अभी मेरा बिजनेस है बच्चों, तो बिजनेस में अकाउंटिंग एंट्री तो करेंगे ना, परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो हम एंट्री तो करते ही है। तो वो एंट्री करने के लिए पेन स्लिप ये प्रूफ रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंटेंट को बोला ए भाई एंट्री कर दे, मतलब फोन किया अकाउंटेंट को, भाई मैंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया आज कर दे एंट्री। वो बोलेगा सर ऐसा नहीं चलता, आप कल उठ के बोलोगे 5 लाख का 50 लाख एंट्री कर दे, ऐसे कैसे एंट्री कर दूं, कुछ डॉक्यूमेंट तो दो, कुछ प्रूफ तो चाहिए। जैसे सेल्स किया मैंने 2 लाख रुपए का, प्रूफ क्या है, सेल्स इनवॉइस, सेल्स बिल होता है ना प्रूफ, बिल बनाओ तो हमें समझेगा गुड सेल्स किए। मैंने बोला मैंने 2 लाख रुपए के एसेट परचेस किए, सर प्रूफ क्या है, अरे परचेस का बिल दिखाओ ना यार, बिल रहेगा तो समझ जाएगा कि हमने परचेस किया हुआ है। तो हर चीज के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ प्रूफ या एविडेंस होता है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या है, पेन स्लिप, पेन स्लिप पे वो स्टैंप होता है बैंक का और साइन होती है, तो एक पक्का प्रूफ होता है। इसकी इसी के बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं कैश या चेक जो भी है डिपॉजिट किया। नेक्स्ट, काउंटर फॉइल और एक्नॉलेजमेंट एक्ट एज अ लीगल एविडेंस। काउंटर फॉइल ये हमारे पास लीगल एविडेंस है। ओके, सपोज हमारा नाम है राम और हमारे भाई का नाम है श्याम, ठीक है, हमने भाई को भेज दिया बैंक में कि मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करके, उसने पेन स्लिप पे सब मेरे डिटेल्स डाले थे, ठीक है, लेकिन गलती से मिस्टेक क्या हो गया, बावरी जी जैसा गलती से मिस्टेक हो गई अकाउंटेंट से, मतलब कैशियर से, बैंक वाले अकाउंटेंट से, उन्होंने मेरी जगह पे श्याम के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। अरे बाप रे, श्याम मेरा भाई, उसने तो मेरे पास आने के बाद मुझे वो स्लिप दे दी, पेन स्लिप, ये ले भाई मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करके आया। जब उस बात को 15 दिन हो गए और मैंने किसी को पेमेंट किया, मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, मैंने किसी को चेक दिया 20,000 का और चेक बाउंस हो गया, बाउंस हो गया मतलब पेमेंट किया नहीं बैंक ने, और बैंक ने रीजन दिया चेक बाउंस क्यों हुआ, क्योंकि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं। बोला ए मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, ऐसा कैसे हो गया। तो मैं गया बैंक में, नहीं नहीं मैंने पैसे डिपॉजिट किए थे, मेरे पैसे किधर गए, 1 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किए थे, मुझे चाहिए अभी कि अभी, मेरा 20,000 का चेक कैसे बाउंस हुआ। वो बोले अरे रुको, प्रूफ तो बताओ, कौन से बेसिस पे लड़ना चाहते हो आप, एक तो बैंक में लड़ना हो या फिर कोर्ट में लड़ना हो, आपके पास लीगल प्रूफ होना चाहिए। इन केस बैंक ने गलती कर दी और बैंक ने झोल कर दिया और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली मेरे पास प्रूफ रहेगा, मैं कोर्ट में जाके उस पेन स्लिप दिखाऊंगा। तो पेन स्लिप ये मेरे पास फुल एंड फाइनल एविडेंस है कि मैंने पैसे या फिर चेक डिपॉजिट किया। ओके, कंटेंट, अब देखो यहाँ पे कंटेंट क्या क्या है, पेन स्लिप में क्या क्या रहेगा, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है बच्चों। ये देखो नेम ऑफ बैंक तो प्रिंटेड रहता है, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अगर पेन स्लिप है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम पे प्रिंट रहेगा। ब्रांच ये हमें लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नासिक ब्रांच, ठीक है। डेट क्या है, डेट है फॉर एग्जांपल 31 जनवरी 2021, ठीक है, 31 जनवरी 2021 डेट है। ऑफ कोर्स फ्यूचर डेट नहीं डाल सकते बच्चों आप फ्यूचर डेट नहीं डाल सकते हो, ये भी याद रखो। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है कि मैंने ये डेट डाली, फॉर एग्जांपल मैं 31 जनवरी को ही गया था, तो यहाँ पे नॉर्मली आप जिस दिन जाते हो ना वही डेट होनी चाहिए, टुडे। ओके ओके, तो बच्चों प्रॉब्लम आएगा अगर आपने डेट गलत डाल दिया, तो याद रखना करंट डेट, जिस दिन आप गए उस दिन का डेट डालिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसबी, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और भी तो आपको समझेगा क्या चल रहा है भाई। ये देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के अकाउंट के, एसबी मतलब सेविंग बैंक, सीए मतलब करंट अकाउंट, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, सीसी मतलब कैश क्रेडिट, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, तो ऐसे अलग अलग बहुत टाइप के अकाउंट है। तो आपका कौन सा अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा करंट अकाउंट है तो मैं कट कर दूंगा, सेविंग नहीं भाई, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, या ये कोई भी नहीं, बस मेरा करंट अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट नंबर क्या है, 234251, इतना मेरा फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर है। पहले अकाउंट नंबर छोटे होते थे, अभी अकाउंट नंबर बड़े आते हैं। अगर छोटा अकाउंट नंबर है तो आगे के मतलब पूरा कट कर दो, सो दैट आगे कोई अकाउंट नंबर लिख के अमाउंट चेंज करके दूसरे खुद के उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट ना कर सके, तो आप कट कर देना, ठीक है। नेम, नेम ठीक है, कॉमर्स
एकेडमी, ठीक है। नाम लिख दिया मैंने जिसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं। आगे क्या है, टेलीफोन नंबर। हाँ भाई, टेलीफोन नंबर 8483822271, ये मेरा मोबाइल नंबर। इनकेस अगर चेक कुछ प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे हमें कांटेक्ट करते हैं, ठीक। अमाउंट कितना है, फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़ है, ठीक है। कितना अमाउंट है, अमाउंट इन वर्ड्स, रुपीज़ इन वर्ड्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20,000 रुपीज़ ओनली। ये ओनली वाला याद रखना, हमेशा ओनली लिखना पड़ता है। वहाँ पे 20 लैक्स भी होता तो भी लिखते हैं 20 लाख रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैश रहेगा तो अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे कैश। कैश कितना है, 20,000। तो यहाँ पे कॉलम किस लिए ड्रॉ किए, एंड वाले डिजिट, जैसे हम कॉमा कॉमा करते हैं ना बच्चों, 1000 लैक्स, वैसे यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। 20,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैशियर साइन करेगा, कैशियर यहाँ पे साइन करके हमें देगा स्टैम्प मार के, तब हमारे पास प्रूफ रहेगा कि हमारे कैश डिपॉजिट हो गई है बैंक में। नेक्स्ट, ये बैंक वाला पार्ट। बैंक वाले पार्ट में देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 20,000 डिपॉजिट किया ना, तो कैसे थे, फॉर एग्जांपल 2,000 के 5 नोट थे मेरे पास, अब ये हो गए 10,000 रुपये। 500 के 6 नोट थे, तो ये हो गए 500 के 6, मतलब 3,000 रुपये हो गए। 200 के 10 नोट थे, ये हो गए 2,000। और 100 के 50 नोट्स थे, मतलब ये हो गया 5,000। तो 10 13 और ये 2 15, 15 और 5 20, टोटल आ गया, ठीक है। पैन नंबर, यहाँ पे मेरा पैन लिखना ज़रूरी है बिजनेस का, COPA 6931। ये ऐसा फॉर्मेट होता है, मतलब मैंने ऐसे ही लिखा है वेगली, ऐसा फॉर्मेट होता है नॉर्मली, 5 लेटर्स फिर 4 डिजिट और लास्ट वाला नंबर अगेन, तो ऐसा फॉर्मेट होता है पैन का, ठीक है। आगे ब्रांच, ब्रांच को सी हमें पे, हाँ बोलो। फॉर्म 60, अगर फॉर्म एक्चुअली ऑप्शन होता है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 ज़रूरी होता है। तो फॉर्म 60 अगर रहेगा तो टिक करो, नहीं रहेगा तो नहीं, ठीक है। तो आज के डेट में तो भी इतना कंपलसरी हो चुका है नियर अबाउट, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो पैन कार्ड लगता ही है, वो पैन नंबर है। एक्चुअली पैन नंबर बोलना भी गलत है, क्योंकि पैन के फुल फॉर्म में ही नंबर है। पैन का मतलब क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और अगर हमने पैन नंबर बोला तो क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर नंबर, ठीक है। चलो जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसे जाते हैं। पैन लिख दिया हमने। डेट क्या लिखा था हमने, 31 जनवरी 2021, करंट डेट, आज की डेट है, करंट डेट लिख रहा। उसके बाद अमाउंट कितना है, 20,000। यहाँ पे मैंने लिखा करंट अकाउंट नंबर है मेरा, बाकी सब कुछ कट हो जाएगा। करंट अकाउंट नंबर क्या है, 310 120, नहीं सॉरी, 234251, 234251, ये मैच होना चाहिए बच्चों, ये दोनों साइड में मैच होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है काउंटर फॉइल पे, लेफ्ट एंड राइट साइड, 2 बार मैंने अकाउंट नंबर लिखा, 2 बार मैंने ब्रांच लिखा, 2 बार मैंने अमाउंट लिखा, सब कुछ मैच होना चाहिए एक दूसरे के, कट। के कॉमर्स एकेडमी नाम से अकाउंट है, नंबर है 8483822271, ईमेल आईडी है मेरा kkca2016@gmail.com। सर इतना कंपलसरी होता है सब कुछ डालना, नॉर्मली सब कुछ कंपलसरी नहीं होता बच्चों, लेकिन बेसिक बेसिक डिटेल्स, ब्रांच, अकाउंट नंबर, अमाउंट, ये सब प्रॉपर होना चाहिए, और नाम वगैरह, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर मेल आईडी नहीं भी लिखा तो भी काम चल जाता है। यहाँ पे हम अमाउंट वर्ड्स में लिखेंगे 20,000 रुपीज़ ओनली, सिर्फ 20,000 की बात, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, कैश, चेक, कैश और चेक, डेट, नेम ऑफ द बैंक, तो यहाँ पे कैश रहा तो नो प्रॉब्लम, कैश लिख दो, विषय संपला। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा डायरेक्टली 20,000, वही हम नीचे कैरी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम साइन करेंगे, हम डिपॉजिटर है बच्चों, यहाँ पे हम साइन करेंगे, और वो जो एक्नॉलेजमेंट है
क्योंकि देखो बैंक को क्या प्रूफ चाहिए, पैसे किसने डिपॉजिट किए, राइट। तो यहाँ पे हमारा साइन जरूरी है क्योंकि ये साइड बैंक के पास रहने वाला है। और अगर हम बात करें हमारे पास प्रूफ की, हमें क्या प्रूफ चाहिए कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं, तो वी नीड कैशियर साइन, हमें कैशियर्स का साइन लगेगा। जब मेरे पास कैशियर का साइन रहेगा तो मेरे पास एक प्रूफ रहेगा कि यस मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, समझ रहे हो। के बाद सर अगर यहाँ पे कैश नहीं चेक मिलता, तो अगर बच्चों यहाँ पे मुझे चेक मिलता तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता, फॉर एग्जांपल आपसे मुझे चेक मिला, तो जस्ट एग्जांपल एक नाम कंसिडर कर रहा हूँ मैं, निखिल पवार, निखिल पवार। और ये कौन से बैंक का चेक है भाई, आपने दिया हुआ जो चेक है वो है HDFC बैंक का, HDFC बैंक। और चेक नंबर HDFC बैंक कौन सी ब्रांच, नासिक ब्रांच ही उसका भी। चेक नंबर 1 2 3 4 5 6, नॉर्मली 6 डिजिट होता है, तो ये नंबर लिख दिया। तो एक तो कैश रहेगा नहीं तो बैंक के डिटेल्स रहेंगे, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, तो ऐसा सब कुछ हम फिलअप करेंगे और ये सब कुछ फिलअप करने के बाद हमारे पास जो भी है कैश या चेक वो हम सामने वाले के पास मतलब बैंक वालों के पास देंगे। बस ये याद रखना बच्चों, पैन कार्ड नंबर जरूरी है कब, इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इज मोर देन 50,000। तो 50,000 के ऊपर का अमाउंट अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो ज़रूरी हो जाता है आपको पैन कार्ड नंबर लिखना। अगर 2-5 है तो पैन नहीं भी रहा तो भी काम चल जाएगा। तो बच्चों ये है पेन स्लिप। डेफिनेटली आप खुद आपके पेरेंट्स को अपील करो कि इसके आगे आपको बैंक में भेजे। फिर अमाउंट अगर ज़्यादा होगी, अगर उनको रिस्की लग रहा है 2 लाख 5 लाख 10 लाख के लिए, तो छोटा अमाउंट दो, 1,000 रुपये 2,000 रुपये लेके जाओ, लेकिन आप खुद बैंकिंग एक्सपीरियंस करो। बैंक में जाओ, लाइन में 2 घंटे ही सही, जैसे भी सिचुएशन होगा, लेकिन वो खुद आप एक्सपीरियंस करो कि बैंकिंग कैसे चलती। दिस इज़ द टाइम, आप इतने फ्री भी हो, टाइम भी दे सकते हो खुद के लिए और खुद का नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए लेक्चर में इतना ही। कल देखते हैं विड्रॉल स्लिप से स्टार्ट करेंगे और बैंक के एक डॉक्यूमेंट देखेंगे, बहुत मजा आएगा बच्चों। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, रियल लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। ओके, सो डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर नाउ। सो KKCA देखने के लिए अगला लेक्चर देखना ना भूले। बाय बाय।